नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खोलता हूं। न्यूज का फैमिली शो है क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको क्या, बच्चों को भी समझ में आएगी। तो अटेंडेंस तो फुल होनी चाहिए। शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बता दूं पाठशाला में आज आपके लिए क्या लेकर आया हूं। फारूक अब्दुल्ला, कश्मीरी पंडितों के कितने गुनहगार। आज फारूक अब्दुल्ला का चैप्टर, अब्दुल्ला परिवार का चैप्टर, और ईश्वर से यही विनती है कि वो अब्दुल्ला परिवार को आज की पाठशाला देखने और उसके फैक्ट सहने की शक्ति दे। फारूक अब्दुल्ला की कश्मीर फाइल्स खुलेगी और उस वक्त क्या चल रहा था कश्मीर में और उसमें अब्दुल्ला परिवार का क्या रोल था, इस पर बात करूंगा। सियासी फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के असली गुनहगार कौन है, उनकी तस्वीर रखूंगा आपके सामने। इसके बाद अगला चैप्टर पीएम मोदी का मिशन विरासत की घर वापसी वाला। कैसे नरेंद्र मोदी वो कर रहे हैं जो किसी ने नहीं किया। और फिर एक देश जो बिना युद्ध के तबाह हो गया, उसका भी जिक्र करूंगा कि कौन सा वो देश है और बिना युद्ध के कैसे तबाह हो गया। लेकिन न्यूज की पाठशाला में सबसे पहले हमारी जो सीरीज जारी है, कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडितों के गुनहगारों की फाइल्स खोलकर रखी, लेकिन हम पाठशाला में उन लोगों की सियासी फाइल्स खोलेंगे जो कश्मीरी हिंदुओं के असली गुनहगार हैं, जिन्होंने कुर्सी के खेल में कश्मीर को हिंसा की ऐसी आग में झोंका जिसमें कश्मीरी हिंदुओं के लिए कोई जगह ही नहीं बची। क्योंकि बार बार कहानी यह बनाई जा रही है, उस रात उस रात उस रात। नहीं बॉस, मैं बार बार कहता हूं, ये एक रात की घटना हो ही नहीं सकती कि लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ जाए। इसलिए इतिहास के पन्नों को कायदे से आज आपके सामने रखूंगा। उन लोगों के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से 1990 का वो माहौल बन गया जिसमें लाखों कश्मीरी हिंदुओं को अपने घर, अपनी जमीन, अपनी यादें छोड़कर कश्मीर घाटी से भागना पड़ा और उन्हें जम्मू और दिल्ली जैसे शहरों में कैंप्स में शरणार्थी के तौर पर रहना पड़ा। ये तस्वीरें देखिए, ये आपने फिल्म में जो देखा है ना, ये रियल लाइफ कैंप्स हैं कश्मीरी हिंदुओं के। जिन घरों में वो रहते थे, जिस हालात में रहते थे, उसकी तस्वीरें इन कैंप्स को देखिए। यहीं रहे वो, प्रचंड गर्मी भी सही और ठंड भी सही, बिच्छुओं के काटने और सांप के काटने से मरते थे। छोटे छोटे बच्चे इस कैंप्स में रहते थे। लेकिन किसकी वजह से? जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कश्मीरी हिंदुओं के कितने गुनहगार हैं, आज इसका पाठशाला में टेस्ट करूंगा। क्योंकि कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग्स और उन्हें घाटी से भगाने का जो माहौल 1990 में बना, उस नरसंहार की नींव बहुत पहले रख दी गई थी। और यह नींव पड़ी थी फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल में। बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, एक एक चीज बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि उस रात जो हुआ, उसके होने के पहले कितने दिन और कितनी रातें गुजरी, माहौल बना और तब वहां तक पहुंचे। 1990 तक फारूक अब्दुल्ला कब कब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, इसे पहले एक बार देख लीजिए, तब आपको आगे की बात समझाऊंगा कि उस दौरान क्या हुआ। और फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला जो उनके पिता थे, उनकी क्या भूमिका रही, जरा देखिए। फारूक अब्दुल्ला कब कब मुख्यमंत्री रहे, बतौर सीएम आपको उनका बता रहा हूं हिस्सा। जब शेख अब्दुल्ला, उनके पिता का निधन हुआ, तो 8 सितंबर 1982 से लेकर 24 नवंबर 1983 तक फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर। फिर 1983 में चुनाव के बाद 24 नवंबर 1983 से लेकर 2 जुलाई 1984, जब तक कि उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया, वो मुख्यमंत्री रहे। और कांग्रेस के समर्थन के बाद फिर 7 नवंबर 1986 से लेकर 23 मार्च 1987 तक मुख्यमंत्री। और 1987 में चुनाव के बाद फिर 23 मार्च 1987 से लेकर
19 जनवरी 1990 तक मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला साहब। तो अगर मोटे तौर पर आप देखें 80s का जो पूरा दशक था उसमें ज्यादातर वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ही रहे। फारूक अब्दुल्ला की सियासी फाइल्स खोलने से पहले आपको उस बैकग्राउंड का फिर से रिवीजन करवा देता हूं जो आपको हम पाठशाला में एक बार बताए हैं। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत शेख अब्दुल्ला जो फारूक अब्दुल्ला के पिता थे उन्हें सीएम बनाने के लिए कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अपने तत्कालीन सीएम सैयद मीर कासिम को इस्तीफा देने के लिए कह दिया। कांग्रेस विधायक दल ने मीर कासिम की जगह शेख अब्दुल्ला को नेता चुन लिया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे। अपने आप में अद्भुत कहानी चल रही थी कि कांग्रेस का विधायक दल शेख अब्दुल्ला को नेता चुन रहा है अपने नेता को हटाकर क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने कह दिया। शेख अब्दुल्ला कांग्रेस के थोड़ी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे। विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी सदस्य नहीं था क्योंकि उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनावी राजनीति से बाहर थी उस वक्त। इसी बीच इमरजेंसी के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़े। अब राज्य में किसकी सरकार? कांग्रेस की, जिसको लीड कौन कर रहे हैं? शेख अब्दुल्ला, ये याद रखिए। फिर लोकसभा में दोनों मिलकर लड़े, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। गठबंधन का प्रस्ताव खुद इंदिरा गांधी ने दिया था जिसे शेख अब्दुल्ला ने स्वीकार कर लिया। 6 लोकसभा सीटें जम्मू कश्मीर में थी, 3 पर कांग्रेस लड़ी, 3 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस। पूरे देश में कांग्रेस हार गई, खुद इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के समर्थन से कांग्रेस ने 6 में से 3 सीटें जीत ली, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती। श्रीनगर की जो सीट थी उस पर शेख अब्दुल्ला की पत्नी बेगम अकबर 1,13,000 वोट के बड़े अंतर से जीती और एक सीट जो है वो निर्दलीय के खाते में गई। तो इस गठबंधन को 6 में से 5 लोकसभा सीटें आ गई। लेकिन इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनाव में कांग्रेस के सत्ता से बाहर होते ही शेख अब्दुल्ला और कांग्रेस का टकराव बढ़ गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यह लगता था कि शेख अब्दुल्ला तो मेरी वजह से मुख्यमंत्री है। भाई, आपको बताया ना अभी कि कांग्रेस के विधायक दल ने शेख अब्दुल्ला को, जिनकी पार्टी का एक भी विधायक नहीं था, उनको अपना नेता चुन लिया और सीएम बना दिया। और ये शेख अब्दुल्ला की तस्वीर दिखा रहा हूं। आप शेख अब्दुल्ला सुनते होंगे, नहीं देखा तो देख लीजिए, ये शेख अब्दुल्ला की तस्वीर है। तो शेख अब्दुल्ला जो है वो कांग्रेस की सरकार को एक तरीके से चला रहे थे। शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने में जुटे हुए थे और केंद्र की सत्ता से बाहर हो चुकी कांग्रेस से कोई समझौता करने के लिए अब तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था ये तो बाहर हो गए सेंटर से, अब इनको क्या जरूरत है हमको। उधर कांग्रेस उनकी सरकार में सुपर सीएम की भूमिका में ही रहना चाहती थी। यहां तक कि शेख अब्दुल्ला को हटाकर फिर से अपनी सरकार बनाने की बातें भी कांग्रेस में होने लगी। इस टकराव का नतीजा यह निकला कि शेख अब्दुल्ला तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मिले और कहा कि विधानसभा भंग कर दीजिए और चुनाव करा लीजिए। मतलब रोज रोज की लड़ाई खत्म और हम बन जाए परमानेंट सीएम, ये कांग्रेस का सीएम बने रहने से अच्छा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेख अब्दुल्ला के नाम पर चुनाव लड़ा और 46 सीट जीत ली। कांग्रेस का सफाया हो गया, मात्र 10 सीट आई। केंद्र में तत्कालीन सत्ताधारी दल जनता पार्टी को 14 सीटें मिली। 9 जुलाई 1977 को शेख अब्दुल्ला ने फिर से मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला, लेकिन इस बार वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं थे वो। कांग्रेस के केंद्र की सत्ता से हटने के बाद 1977 में कश्मीर में हुए चुनाव काफी हद तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बनाए गए। तब यह कहा गया कि पहली बार इस तरह से कम धांधली वाला चुनाव हुआ है। ऐसा चुनाव उस वक्त कराया जाता था कि लोगों को लगा कि पहली बार कम धांधली से चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर। खैर, 1975 से लेकर 1980 तक का दौर कश्मीर में सबसे शांत दौर माना जाता है क्योंकि जनमत संग्रह को मुद्दा बनाकर शेख अब्दुल्ला के लोगों ने जो प्लेबिसाइड फ्रंट बनाया था, मतलब जनमत संग्रह कराने के लिए एक फ्रंट इन्होंने बनाया था शेख अब्दुल्ला ने, जिनको इंदिरा गांधी सीएम बना रही थी। अब वो फ्रंट क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म हो गया। उसके लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो चुके थे शेख अब्दुल्ला की पार्टी में। अलगाववाद की आवाजें कम होने लगी, लेकिन केंद्र में तत्कालीन सरकार इस मौके को भुनाने में फेल रही। भाई, जब आवाज कम हो रही थी तो आपको वहां पे और मोमेंटम देकर कश्मीर को बेहतर बनाना था, वो नहीं हो पाया और खुद शेख अब्दुल्ला भी प्रशासक के तौर पर फेल हो गए।
और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शेख अब्दुल्ला की सरकार पर क्या आरोप लगा, वही जो अब भी लगता है दूसरे लोगों पर, भाई भतीजावाद का आरोप लगा। उन्होंने लंबे वक्त के साथी रहे और डिप्टी सीएम मिर्जा अफजल बेग को पद से हटा दिया। फिर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में नंबर 2 के नेता रहे गुलाम मोइनुद्दीन कर्रा को साइडलाइन कर दिया। जिन लोगों को सत्ता में भागीदारी नहीं मिली वो अलगाववादी सुर फिर से बोलने लग गए। उनको सत्ता चाहिए थी, उनको पावर चाहिए था, पावर मिला नहीं तो भाई हमको अपना अलग कश्मीर कर दो। वो अलगाववाद का सुर फिर बोलने लगे। शेख अब्दुल्ला इसको ना तो कंट्रोल कर पाए ना समझ पाए, क्योंकि उनको अपना परिवारवाद बढ़ाना था। कोई ठोस कदम ही नहीं उठाया उन्होंने इसको कंट्रोल करने के लिए। तो कश्मीर में जो एक शांत दौर चलना शुरू हुआ था वो बिखरना शुरू हो गया, अलगाववाद की बातें होने लगी। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर की राजनीति में वंशवाद को बढ़ाया और इसी के साथ 1980 से कश्मीर की राजनीति में फारूक अब्दुल्ला की एंट्री। अब यहां से आते हैं फारूक अब्दुल्ला। 1978 में शेख अब्दुल्ला ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और मिर्जा अफजल बेग को संगठन और सरकार से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि बेटा को भी तो लाना था। 1980 में शेख अब्दुल्ला ने अपने बड़े बेटे फारूक अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बना दिया। तब तक फारूक अब्दुल्ला क्या करते थे? इसके पहले वो विदेश में अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे बतौर डॉक्टर। विदेश में प्रैक्टिस करते थे लंदन में, और यहां आए, पिताजी का राज चल रहा था। उन्होंने कहा तू नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनेगा मेरे बेटे, अब तू जाकर। अब्दुल्ला परिवार के चक्कर में, बेटे को प्रमोट करने के चक्कर में कश्मीर का क्या हुआ अब सुनते जाइए। 1982 को शेख अब्दुल्ला ने अपनी सरकार में फारूक अब्दुल्ला को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। 1982 में ही शेख अब्दुल्ला का निधन हो गया और उनके निधन के बाद फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए। कितने ही बड़े बड़े नाम थे जो उस वक्त कश्मीर के लिए काम कर रहे थे, कश्मीर में पॉलिटिक्स कर रहे थे, जब फारूक अब्दुल्ला साहब लंदन में अपनी क्लिनिक चलाते थे, वो सब साइड हो गए, सब साइड लगा दिए गए और फारूक अब्दुल्ला साहब बैठा दिए गए। अब हुआ क्या? जो साइड हुआ वो फिर अपनी बात करने लगा कि अरे अलग कश्मीर, अलग कश्मीर। तो कश्मीर में ये चीजें कैसे शुरू हुई, इसकी जड़ में जा रहा है आज, समझिए इन बातों। 8 सितंबर 1982 को जिस दिन शेख अब्दुल्ला का निधन हुआ, उसी दिन फारूक अब्दुल्ला को पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 1982 में फारूक अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में खुद तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी गई थी। और यह वो दौर था जब संजय गांधी के निधन के बाद राजनीति में राजीव गांधी की एंट्री हो चुकी थी। और उस वक्त के लिए कहा जाता है कि पीएमओ में, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में, राजीव गांधी और उनके दून स्कूल के जो मित्र थे उनकी ही चलती थी। जो कह दिया वही होता था पीएमओ में। शुरुआत में फारूक अब्दुल्ला और तत्कालीन पीएमओ की टीम के बीच सब अच्छा चलता रहा, लेकिन बाद में मामला गड़बड़ा गया। कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार और फारूक अब्दुल्ला के बीच टकराव का पहला विवाद बना जम्मू कश्मीर पुनर्वास विधेयक। अब आप सोचिए, अब जरा इस विधेयक के बारे में सुनिए। अब्दुल्ला परिवार से मैंने कहा ना, ईश्वर उनको शक्ति दे आज की पाठशाला देखने की। क्या क्या उन लोगों ने किया है ये आज देश जानेगा। शेख अब्दुल्ला के कार्यकाल में एक विधेयक जो है वो विधानसभा में पेश किया गया था, उसका नाम था जम्मू कश्मीर पुनर्वास विधेयक। शेख अब्दुल्ला के कार्यकाल में विधेयक को विधानसभा से पास करके राज्यपाल के पास भेज भी दिया गया, लेकिन तब के राज्यपाल बीके नेहरू ने इस विधेयक को वापस कर दिया कि इस पर फिर विचार कीजिए। अब आप कहेंगे इस विधेयक में ऐसा क्या था? सुनिए बहुत गौर से। विधेयक में था कि जो लोग कश्मीर में अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके या कहीं और चले गए, वो फिर से कश्मीर लौट सकते। इसके विरोध में कहा जाने लगा कि यह तो खतरनाक विधेयक है, इसका फायदा तो लोग गलत इरादे से उठा सकते हैं। जिस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा था, आप कह रहे हैं जो लोग पीओके चले गए वो आके फिर से कश्मीर में रहने लग जाएं। कौन वहां से आकर क्या करेगा, अलगाववाद की आग लगाएगा, ये बिना सोचे आप पीओके के लोगों को यहां क्यों लाना चाहते थे? शेख अब्दुल्ला से यह प्रश्न पूछा गया, लेकिन उन्होंने तो विधेयक पास कर दिया।
जो पाकिस्तान जाकर बसे थे वो भी आ सकते थे इस विधेयक के जरिए कश्मीर में। तो कश्मीर को पाकिस्तान से नहीं मिलाएंगे तो पाकिस्तान को कश्मीर ले आएंगे क्या? इसलिए राज्यपाल ने कहा कि भैया इस पर विचार कीजिए। जो लोग विभाजन के बाद गए वो भी दावा करने लगेंगे तो शांति को खतरा होगा। राज्यपाल के विधेयक वापस करने लौटाने पर फारूक अब्दुल्ला ने विधेयक को फिर से विधानसभा में पेश किया। नाम ध्यान रखिए, फारूक अब्दुल्ला। पहले उनके पिता शेख अब्दुल्ला ने और बाद में फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा में इस विधेयक को फिर पेश किया, बार बार बताने के बावजूद कि यह देश के लिए खतरा हो सकता है। इससे तत्कालीन केंद्र सरकार और फारूक अब्दुल्ला के बीच टकराव बढ़ गया। फारूक अब्दुल्ला भी अड़ गए और उन्होंने विधेयक को विधानसभा से पारित करवा लिया, सिर्फ अमल में नहीं आ पाया। ये सोचिए, आया होता तो कितने पीओके से कश्मीर में आकर रहे होते और कितने पाकिस्तान से, कितना खतरनाक होता ये। इसी बीच फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा भंग करके नए चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच चुनावी मुकाबले में खुद इंदिरा गांधी प्रचार करने के लिए जम्मू कश्मीर गई, लेकिन 1983 के इन चुनावों में फारूक अब्दुल्ला को बड़ी जीत हासिल हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 46 सीटें मिली, कांग्रेस को 26। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर घाटी में क्लीन स्वीप किया तो कांग्रेस को सिर्फ जम्मू और लद्दाख में सीटें मिली। फारूक अब्दुल्ला को मीरवाइज मौलवी फारूक, ये भाई साहब मीरवाइज उमर फारूक के पिताजी, उनका साथ मिला, जो अपनी धार्मिक सभाओं में कश्मीर को विवादित हिस्सा बताते थे और आत्मनिर्णय प्लेबिसाइट के अधिकार की बात करते थे। फारूक अब्दुल्ला उनका साथ ले रहे थे जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे, जनमत संग्रह की बात करते थे, भारत में कश्मीर को विवादित हिस्सा बताते थे। फारूक अब्दुल्ला उनका साथ ले रहे थे। फारूक अब्दुल्ला और मीरवाइज मौलवी फारूक की अच्छी दोस्ती थी। फारूक अब्दुल्ला के शासन के दौरान ही कश्मीर में कट्टरपंथियों और अलगाववादी तत्वों को राजनीतिक ताकत मिली। 1983 के चुनाव के साथ ही फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के सियासी टकराव के बीच ही कश्मीर का माहौल बिगड़ता चला गया। इसलिए मत कहिए कि एक रात में हुआ। कितनी स्याह रातें हैं जिसमें साजिशें हुई, जिसमें राजनीति हुई और उसको भुगतना पड़ा कश्मीरी हिंदुओं को उस रात। ये वो बातें हैं जिनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा, फिल्म में भी नहीं है ये बातें। खुलकर आपको बता रहा हूं आज। नेताओं से सुनिए उन्होंने क्या किया है, उनको देखिए उन्होंने क्या किया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन इस बीच कश्मीर में हालात बिगड़ रहे। 1983 में फारूक अब्दुल्ला के शासनकाल में यह वो दौर था जब पहली बार 14 अगस्त को श्रीनगर के कुछ इलाकों में पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कश्मीर में जनमत संग्रह की बातें तो पहले होती थी, लेकिन यह फारूक अब्दुल्ला का शासनकाल था जिसमें पहली बार पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कश्मीर में मन रहा था। फारूक अब्दुल्ला का शासनकाल था जब पहली बार श्रीनगर में ऐसा हुआ था कि वहां पाकिस्तानी झंडे फहराते हुए कुछ लोग दिखे थे। ये बातें चर्चा में नहीं आती, कोई नहीं बताता, इसलिए आज पाठशाला में बता रहा हूं। 15 अगस्त को जब एक स्टेडियम में भारत का स्वतंत्रता दिवस समारोह चल रहा था, तब एक ब्लास्ट भी हुआ था और मुख्यमंत्री थे श्री फारूक अब्दुल्ला। इसी से जुड़ी एक घटना आपको और बताता हूं। 13 अक्टूबर 1983 को श्रीनगर में भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे मैच हुआ था। इस मैच में पहली बार भारत विरोधी नारे लगे थे मैच के दौरान। श्रीनगर में उस वक्त मैच भी हो रहा था, लेकिन तब तक वहां हालात क्या बन चुके थे पॉलिटिक्स की वजह से कि भारत विरोधी नारे स्टेडियम में लगने लगे। पाकिस्तान के तत्कालीन क्रिकेट कैप्टन इमरान खान की तस्वीरें स्टेडियम में लहराई जाने लगी। यह वो कश्मीर था जो फारूक अब्दुल्ला के समय बना। कश्मीर में अलगाववादी तत्व हावी हो रहे थे।
लेकिन फारूक अब्दुल्ला और तत्कालीन कांग्रेस की केंद्र सरकार के बीच सत्ता का खेल चल रहा था। उनको पावर चाहिए था कश्मीर में, उनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है। खुद फारूक अब्दुल्ला के घर में पावर को लेकर संघर्ष चल रहा था। दो नाम आपको बताता हूं, उन नामों को जरा देखिए। फारूक अब्दुल्ला के घर में क्या चल रहा था। एक नाम है जीएम शाह, जीएम शाह, और दूसरा नाम तारिक अब्दुल्ला, तारिक अब्दुल्ला। इन दो कैरेक्टर्स को याद रखिए। और ये आप पूछेंगे ये दोनों कौन है? जीएम शाह ये फारूक अब्दुल्ला के बहनोई, ये बहनोई साहब थे उनके, और ये तारिक अब्दुल्ला उनके छोटे भाई। घर के अंदर ही सियासत की लड़ाई चल रही थी। जिस परिवार में इतना परिवारवाद बढ़ रहा था, वहां क्या चल रहा था? फारूक अब्दुल्ला के बहनोई जीएम शाह और फारूक के छोटे भाई तारिक अब्दुल्ला भी सत्ता की दौड़ में थे। जीएम शाह और तारिक अब्दुल्ला ने दिल्ली जाकर राजीव गांधी से मुलाकात की और फारूक सरकार को बर्खास्त करने की लॉबिंग की। सत्ता के लालच में अब्दुल्ला परिवार भी दो खेमों में बंट चुका था। एक खेमा में फारूक अब्दुल्ला थे, उनकी मां थी, दूसरे खेमे में फारूक अब्दुल्ला के छोटे भाई, उनकी बहन और बहनोई थे। उधर कांग्रेस सरकार फारूक अब्दुल्ला को हटाकर अपनी मर्जी के किसी मुख्यमंत्री को बैठाना चाहती थी, लेकिन तब के राज्यपाल बीके नेहरू ने इंदिरा गांधी को समझाने की कोशिश की कि इससे कश्मीर में हालात और बिगड़ जाएंगे। बीके नेहरू की बात तो नहीं मानी गई, उन्हें कश्मीर से हटाकर गुजरात भेज दिया गया। यह 1983 की बातें बता रहा हूं। वो समझा रहे थे कि कश्मीर में हालात बिगड़ जाएंगे आप लोगों के सियासी झगड़े में, तो उनको हटा के गुजरात भेज दिया। और इसी बीच जिन जगमोहन को बताया जाता है आरएसएस बीजेपी का आदमी, उसी बीच जगमोहन को राज्यपाल बनाकर 1984 में इंदिरा गांधी ने भेजा और 2 महीने बाद ही उन्होंने फारूक अब्दुल्ला की सरकार बर्खास्त कर दी। क्योंकि राज्यपाल अपने हिसाब से तो निर्णय लेगा नहीं, वो केंद्र के हिसाब से चलेगा। तो जिस मिशन पर उनको भेजा गया था उन्होंने कर दिया। फारूक अब्दुल्ला की सरकार बर्खास्त हो गई। फारूक अब्दुल्ला के बहनोई जीएम शाह ने अपनी नई नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई और कांग्रेस के समर्थन से उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। कश्मीर जलना शुरू हो गया था, कश्मीर जलना शुरू हो गया था और यहां सत्ता की लड़ाई चल रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सत्ता की इस लड़ाई में 1983 के बाद कश्मीर का हाल यह हो गया कि घाटी में आए दिन हिंसा, आगजनी और हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। 1984 में मकबूल भट्ट की फांसी के बाद हिंसक प्रदर्शन उग्र हो गए। 1984 में दिल्ली से श्रीनगर आ रहे इंडियन एयरलाइंस का एक विमान हाईजैक हुआ। 1980 और यह हालांकि खालिस्तानी एंगल था, लेकिन वहां सुरक्षा व्यवस्था क्या थी उसको आप सोचिए। और 1983 और 84 के 2 सालों में कश्मीर में अलगाववादियों की ताकत बढ़ गई। कश्मीर के कट्टरपंथी और अलगाववादी सिर्फ शहरों में नहीं, अब गांवों और कस्बों में भी मजबूत होने। तो प्लीज यह नाटक तो मत कीजिए कि उससे एक रात में सब हो गया था। अभी और सुनिए। इस बीच 1984 में लोकसभा चुनाव हुए और उस वक्त तक फारूक अब्दुल्ला सरकार को कांग्रेस ने बर्खास्त कर दिया था। उनके बहनोई जीएम शाह मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए, अब स्थिति देखिए क्या है कि जब लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव, तो उस लोकसभा चुनाव में क्या किया गया वो देख लीजिए। ये 1984 का आपको बता रहा हूं। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितनी सीट आई? 3। कांग्रेस को कितनी सीट आई? 3। खुद श्रीनगर से जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे जीएम शाह, उनका बेटा मुजफ्फर शाह 2,75,000 वोट से हार गया। लेकिन फारूक अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त करने के बाद उनके बहनोई जीएम शाह को सीएम बनाने के 3 साल में भी जब कश्मीर के हालात बिगड़ते चले गए और कांग्रेस ने हर तरीके से अपनी भद पिटवा ली, तो फिर जीएम शाह से 1986 में समर्थन वापस ले लिया गया और फारूक अब्दुल्ला को पैचअप कर लिया। मतलब सियासी तमाशा चल रहा था। जब मन हटाया, जब मन बनाया, अपने हिसाब से चलो तो ठीक, नहीं तो हट जाओ। केंद्र और जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच कश्मीर पिस रहा था।
कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उसकी जमीन तैयार हो रही थी, लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार उस वक्त थी, उसने जीएम शाह से समर्थन वापसी के बाद 1986 में 6 महीने के लिए पहले राष्ट्रपति शासन लगाया। फिर नवंबर 1986 में फारूक अब्दुल्ला को समर्थन देकर उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। जिसको हटाया उसी को सीएम बना दिया। नवंबर 1986 में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी। फारूक अब्दुल्ला के विरोधी और प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद को कश्मीर से हटाकर राजीव गांधी केंद्र ले आए और अपनी सरकार में पर्यटन मंत्री बना दिया। मतलब उनको भी एक लड्डू दे दिया कि आप भी खाओ। इसके बाद 1987 में कश्मीर में वो चुनाव हुए जिससे हालात और विस्फोटक हो गए। फारूक अब्दुल्ला की सियासी फाइल आज हमने इसलिए खोली क्योंकि जम्मू कश्मीर के एक पूर्व अफसर फारूक रेंजू शाह ने फारूक अब्दुल्ला को लेकर बड़ा दावा किया। फारूक रेंजू शाह ने बताया कि कैसे कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार के पीछे एक परिवार की राजनीतिक साजिश थी। फारूक रेंजू शाह 1989 में कश्मीर में तैनात थे, इसलिए उनकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज राष्ट्रवाद के शो में मैंने उससे बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे 70 खूंखार आतंकियों को घाटी में छोड़ा गया था उसी दौरान। सुनिए एक बार। अनदर पॉइंट 2 दिन पहले एक्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर वैद कहता है कि 70 ट्रेन्ड पर्सन लाए गए एक सीक्रेट कॉरिडोर के तहत और उनको रखा गया पॉलिटिकल शरण में और उनको भेज दिया गया अंदर सोसाइटी के अंदर। हु वर दो 70? वो 70 ट्रेन्ड पर्सन कौन थे? अभी तक हमें सिर्फ ये पता था कि 5 और 6 जो मिलिटेंट थे वो थे जो रुबिया सईद के एक्सचेंज में छोड़े गए, लेकिन उसी वक्त उसी 5-6 ने सारा माहौल तबाही बर्बाद कर दिया। लेकिन ये जो डॉक्टर वैद, आप उससे बात कर सकते हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस, जिसने 3 दिन पहले ये बयान दिया कि 70 लोग ट्रेन नहीं, मैंने उनसे बात की थी, मैंने उनसे अपने शो में बात की थी और उन्होंने बताया था कि ये पाकिस्तान में ट्रेंड आतंकवादी थे जिन्हें पकड़ने के बाद छोड़ दिया गया और उसकी भारी कीमत कश्मीर को चुकानी पड़ी। लेकिन फारूक रेंजू शाह साहब, उस वक्त जो वहां हालात तो बात है, उस वक्त जो हालात बने, बात है उसमें तो वहां की सर मैं जो पूछ रहा हूं वो सुन लीजिए एक बार। जब मैं आपसे बात कर, उस वक्त जो वहां की सरकार थी और जो मुख्यमंत्री थे, आप नाम नहीं लेंगे, मैं ले लेता हूं, उस वक्त मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब थे। उस सरकार ने ये हालात न बने और कश्मीरी हिंदुओं का वहां से पलायन ना हो, उसके लिए क्या किया? उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया और क्या वो मुकम्मल कोशिश थी? मैंने देखा टिकलाल टिपलू जब मरा, देयर वॉज नो रिएक्शन, देयर वॉज नो प्रीएम्प्टिव सिचुएशन। उस वक्त सरकार पॉलिटिकल सरकार थी। और उसके बाद जब जस्टिस को मारा गया, वो जिसने मकबूल भट्ट को ये की फांसी लिखी थी, लेकिन मकबूल भट्ट के साथ जो वाजवान खा रहे थे वो वही चीफ मिनिस्टर थे। आप कहीं भी देख सकते हो, जब मकबूल भट्ट को यहां लाया गया, वाजवान वो कैसे लाया गया, और मकबूल भट्ट के फांसी पे दस्तखत भी उसी शख्स ने किए। तो ऐसी बातें कश्मीरी सब एनालाइज करते हैं कि इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। आज कश्मीरी मुसलमानों को, तमाम मुसलमानों पर उंगलियां उठती है कि आप लोगों ने कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म किया। तमाम कश्मीरी मुसलमानों ने नहीं किया। हर कश्मीरी मुसलमान पे उंगली उठाना बहुत गलत बात है। एक टोले ने किया और टोले की साजिश थी जिसने अलसफा में अखबार जो किसके कंट्रोल में था, एक पॉलिटिकल हस्ती के कंट्रोल में, और वो उसका चीफ एडिटर भी बाद में मारा गया। उसमें जब फ्रंट पेज निकली, आप देख लीजिए, निकाल लीजिए गूगल पर अलसफा, अभी 2 सेकंड में आपको दस्तावेज निकलेगा। फ्रंट पेज पे बैनर न्यूज है, 48 and 72 आवर्स के अंदर तमाम कश्मीरी पंडित निकले, उनको अदरवाइज दे विल बी शॉट डेड। और अगर ये इजाजत दी गई और जो शख्स पॉलिटिकल हस्ती उसको कंट्रोल कर रहा था वो
कुछ 98,000 वोटों से पार्लियामेंट मेंबर बन गया और वहां पर फिर आपके प्राइम मिनिस्टर की वाजपेयी की गवर्नमेंट उसने गिरा दी। मुझे इससे पहले कि मैं डिबेट शुरू करूं, एक लाइन में यह बताइए, क्या मुख्यमंत्री चाहते तो यह रुक सकता था? ऑनेस्ट आंसर दीजिए। हां, अगर वो चाहते तो एक कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों की दोस्ती यहां पिछले 700 साल जबरदस्त रही है, आपस में बहुत जबरदस्त रही है। ठीक है। और उसको तार किया गया बाय वेरी वेरी फ्यूरियस बयान दिए गए। उस जमाने में वहां अधिकारी रहे रेंजू शाह भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला चाहते तो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो रोका जा सकता है। फिल्म में बहुत कुछ दिखाया गया, लेकिन उनकी भी सीमा है, 3 घंटे में कितना कुछ दिखाएंगे। इसलिए पाठशाला में लगातार ये सीरीज शुरू करके आपको कश्मीर फाइल्स के वो पन्ने भी दिखा रहा हूं जो आपको कहीं और नहीं मिल रहे। इस भ्रम में कभी मत पड़िएगा कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो रातों रात हो। वो कुछ आतंकवादी आए और उन्होंने कर दिया, नहीं बॉस, बहुत कुछ हुआ। आपको अभी आज बताया कि 1975 से 1986 तक कैसे जो सियासी लड़ाई चल रही, जो कुर्सी की भूख थी, जो सत्ता पाने की भूख थी, उसने कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उसकी नींव रखी। पाठशाला में यह चैप्टर अभी यहीं छोड़ रहा हूं, क्लोज नहीं कर रहा हूं। कल आपको पाठशाला में बताऊंगा कि 1986 से 1990 के बीच किसने क्या किया कि उस रात कश्मीरी हिंदुओं से कहा गया कि छोड़ के जाओ, धर्म बदलो, नहीं तो मर जाओ। ये कल बताऊं। पाठशाला में अब उस विरासत की बात जिसे बचाने का जिम्मा खुद प्रधानमंत्री मोदी उठा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन 29 बेशकीमती प्रतिमाओं को देखा जिसे ऑस्ट्रेलिया से वापस हिंदुस्तान लाया गया। ये प्रतिमाएं देश की विरासत का अहम हिस्सा हैं। इसमें भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान महावीर, इन सब की मूर्तियों के अलावा कई चित्र और कलाकृतियां। इसमें एक एक मूर्ति की कीमत करोड़ों में, और ये मूर्तियां इतिहास में अलग अलग समय की हैं। ये मूर्तियां और कलाकृतियां अलग अलग राज्यों से भी हैं। इन्हें ऑस्ट्रेलिया से लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के 7 साल के कार्यकाल में ऐसी कई बहुमूल्य प्रतिमाएं वापस लाई गई, जिसका इंतजार भक्तों को सदियों से था, वो अब हो रहा है। साल 2012 में तमिलनाडु के एक मंदिर से 500 साल पुरानी भगवान हनुमान की कांस्य प्रतिमा को चुरा लिया गया। चोरी तमिलनाडु के अरियालूर जिले के वरदराजा पेरुमल मंदिर से हुई थी। मूर्ति को तस्करों ने अमेरिका में बेच दिया, जहां साल 2014 में अवैध नीलामी के दौरान एक ऑस्ट्रेलियाई खरीदार ने मूर्ति को 29 लाख रुपए में खरीद लिया। चूंकि यह मूर्ति चोरों की थी, इसलिए भारत के दखल के बाद अमेरिका होमलैंड सिक्योरिटी ने मूर्ति को बरामद किया और इसी साल मूर्ति को भारतीय हाई कमीशन को सौंपा गया। साल 2000 में बिहार के देवी स्थान कुंडलपुर मंदिर से भगवान बुद्ध की मूर्ति चोरी कर ली गई। यह मूर्ति करीब 1200 साल पुरानी थी। चोरी की मूर्ति को पहले फ्रांस में बेचा गया, फिर इटली लाया गया, और काफी प्रयासों के बाद इसी साल मूर्ति को इटली में भारतीय दूतावास को सौंपा गया। इसी तरह 1913 में काशी के घाट से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी हो गई थी। यह मूर्ति कहां मिली? कनाडा में। मोदी सरकार के प्रयासों की वजह से ही मूर्ति को वापस लाया जा सका। पिछले साल 15 नवंबर को पूरे विधि विधान के साथ मूर्ति को काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया गया। इसी तरह 1961 में नालंदा के एक संग्रहालय से भगवान बुद्ध की 12वीं सदी की एक मूर्ति चोरी हो गई। 15 अगस्त 2018 को ब्रिटेन ने चोरी की वो मूर्ति भारत को लौटा दी। फिर 1998 में राजस्थान से भगवान शिव की मूर्ति चोरी हुई थी। 9वीं शताब्दी की मूर्ति थी। राजस्थान के करौली जिले में घाटेश्वर मंदिर से मूर्ति चोरी हुई थी। 30 जुलाई 2020 को मूर्ति को भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया। भारत में लाखों मंदिर, करोड़ों प्रतिमाएं हैं। इन प्रतिमाओं के साथ लोगों की आस्था जुड़ी हुई। जितना बड़ा मंदिर
वहां उतनी ही बेशकीमती और भव्य मूर्तियां स्थापित होती हैं। इसलिए भगवान की प्रतिमाएं सबसे ज्यादा चोरों के निशाने पर रहती हैं। अक्सर मंदिरों से मूर्तियों को चुराकर उन्हें ब्लैक मार्केट में महंगे दाम पर बेच दिया जाता है। मूर्तियों की विदेश में तस्करी की जाती है और यही वजह है कि मूर्तियों को वापस लाना आसान नहीं होता। भाई जो खरीदेगा वो कहेगा तो मुझे क्या पता तुम्हारे यहाँ की मूर्ति है, मैंने तो पैसा देके खरीदा है। लेकिन मोदी सरकार में चोरी की प्रतिमाओं को वापस लाने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल किया गया। यह नहीं सोचा कि अरे चली गई मूर्ति आप छोड़ो जान दो, नहीं, नरेंद्र मोदी ने इसका बीड़ा उठाया कि ये हमारी धरोहरें हैं, आस्था से जुड़ी हुई मूर्तियां, इनको वापस लाना है। विदेशों में जो चोरी की प्रतिमाएं जब्त होती हैं उन्हें मोदी सरकार के अनुरोध पर भारत को लौटा दिया जाता है। और ये एक दो मूर्ति की बात नहीं है, मोदी सरकार में लगातार भारत की संस्कृति को दर्शाने वाली प्राचीन प्रतिमाओं को विदेश से वापस लाया जा रहा है। और मैं आपको ये फिगर से बताता हूं, फैक्ट से बताता हूं। अगर आप देखेंगे कैसे हो रहा है, 7 साल में 7 साल मोदी सरकार, इसमें कितनी मूर्तियां जो है वो वापस लाई गई, धरोहरें वापस लाई गई, 200 प्लस, 200 से ज्यादा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, कनाडा, सिंगापुर, सब देशों से लाया गया। और 2013 तक, यानी नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले तक, कितनी मूर्तियों को वापस लाया गया था? मात्र 13। 7 साल में 200 प्लस और 2013 तक मात्र 13। सोचिए फर्क। लोकसभा में संस्कृति मंत्रालय की तरफ से लिखित जवाब में बताया गया कि 2014 से 2021 के बीच अगर आप इनका ब्यौरा देखने जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया से 9 मूर्तियां आई, कलाकृतियां आई, कनाडा से 2 आई, यूके से 8 आई, जर्मनी और सिंगापुर से एक आई, और अमेरिका से, यूएस से 178 आई। और अगर आप मनमोहन सरकार 2009 से 2014 के बीच देखिएगा, 2009 से 2014 के बीच मनमोहन सरकार के बीच कितनी कलाकृति लाई गई? फ्रांस से 1। शायद उनको लगता होगा कि इसकी क्या जरूरत है, ठीक है मूर्ति तो है, चली गई। और 1979 से 2013 के बीच 12 कलाकृतियां लाई। 12, मतलब किसी और को फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि ये हमारी धरोहरें हैं, इनको लाना भी है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से भारत से चोरी बेशकीमती प्रतिमाओं की निगरानी बढ़ा दी गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और कस्टम्स के साथ इंटेलिजेंस इनपुट भी शेयर किया जा रहा है ताकि भारत की धरोहर को ज्यादा से ज्यादा वापस लाया जा सके। अब आप ये सोच रहे होंगे या सोच सकते हैं कि चोरी की मूर्तियों को विदेश से वापस ले आना कौन सी बड़ी बात है, इससे क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर है हम लोगों का, चीजों को न समझना, उसको अहमियत न देना। आपको कुछ और चीजें समझनी चाहिए। इन मूर्तियों से आस्था जुड़ी हुई, ये प्रतिमाएं भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, इनका ऐतिहासिक महत्व है। ये प्रतिमाएं भारत की कला शक्ति की भी गवाह हैं। ये प्रतिमाएं इस बात की सबूत हैं कि किस काल में किस जगह पर कौन से धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। इसमें ज्यादातर प्रतिमाएं हिंदू धर्म की पहचान से जुड़ी, इसलिए भी इन मूर्तियों की वापसी जरूरी है। भारत की बहुमूल्य प्रतिमाओं को विदेशों से वापस लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका यात्रा पर गए थे। इस दौरान अमेरिका की तरफ से भारत को बेशकीमती तोहफा मिला। अमेरिका ने 157 कलाकृतियां भारत को लौटाई और ये कलाकृतियां अवैध रूप से अमेरिका लाई गई। इन कलाकृतियों में ज्यादातर 10वीं से 14वीं शताब्दी की है। 45 कलाकृतियां तो 2000 साल पुरानी है। इन कलाकृतियों में 12वीं शताब्दी में बनी नटराज की प्रतिमा
और 10वीं सदी की सूर्यपुत्र रेवंत की प्रतिमा है। ज्यादातर कलाकृतियों को कई दशकों पहले भारत से चुराया गया और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इनकी कीमत सैकड़ों मिलियन डॉलर है। ऐसा पहली बार हुआ कि अमेरिका ने इतनी बड़ी संख्या में कलाकृतियों को वापस किया है। तो यह अपने आप में ऐतिहासिक है। आपके लिए हो सकता है एक मूर्ति है, किसी के लिए उस मूर्ति में भी जिंदगी है। उस भावनाओं को कोई तो समझ रहा है और उनको वापस लेके आ रहा है, क्योंकि वो देश की बात है। पाठशाला में अब इकोनॉमिक्स की क्लास। पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन युद्ध में उलझी हुई है। भारत की मीडिया में भी पल पल की खबर चल रही है कि यूक्रेन कितना बर्बाद हो गया है, रूस ने कितने बम, कितनी मिसाइलें गिरा दी हैं। लेकिन भारत के पड़ोस में एक देश ऐसा है जो बिना युद्ध के बर्बाद हो रहा है, जहां ना पैसा है, ना पेट्रोल है, ना पेपर है। आप कहेंगे पाकिस्तान होगा, नहीं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल लागू है। श्रीलंका की हालत हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है। रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल के लिए मारामारी हो गई है। लोग घंटों पेट्रोल पंप पर खड़े होकर तेल लेने के लिए मजबूर हैं। पूरे देश में बिजली की कटौती चल रही है, इसलिए पेट्रोल पंप्स पर लोगों को इतना इंतजार करना पड़ रहा है। आप कहेंगे अभी तो श्रीलंका वाले यहां टेस्ट मैच खेल रहे थे। अरे भाई, वो उनका काम था, कर रहे थे। अब आर्थिक आपातकाल होगा तो वो मैच भी नहीं खेलेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन वहां ये सब हो रहा है। श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पेट्रोल डीजल मिलना तक मुश्किल है, जिसकी वजह से लोगों ने केरोसिन यानी मिट्टी के तेल का प्रयोग शुरू कर दिया है। श्रीलंका में पेट्रोल 283 रुपए पर लीटर है और डीजल 254 रुपए पर लीटर। घंटों लाइन में लगकर पेट्रोल और मिट्टी का तेल लेने के चक्कर में श्रीलंका में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आप स्थिति का अंदाजा लगाइए। रविवार को अलग अलग इलाकों में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों ही लोग पेट्रोल के लिए घंटों लाइन में लगे थे। 72 साल का एक शख्स दिल का मरीज था, दूसरा मृतक 70 साल का ऑटो ड्राइवर था। दोनों ही शख्स लाइन में खड़े खड़े बेहोश हो गए। अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। ये दोनों ही लोग पेट्रोल लेने के लिए 4 से 5 घंटे से लाइन में लगे। श्रीलंका में कच्चे तेल का स्टॉक खत्म हो गया। इसके बाद देश की इकलौती फ्यूल रिफाइनरी को भी बंद करना पड़ा। भयानक हालत है। श्रीलंका के आर्थिक हालात बहुत ज्यादा खराब है। आलम यह है कि पेपर और इंक नहीं है, स्याही नहीं है, इसलिए छात्र एग्जाम उनका एग्जाम कैंसिल करना पड़ रहा है। श्रीलंका में 21 मार्च से टर्म एग्जाम होने थे। 9, 10 और 11 के छात्र टर्म एग्जाम देने वाले थे। पेपर और स्याही की कमी से प्रश्न पत्र छप ही नहीं पाए, इसलिए परीक्षाओं को टाल दिया गया। परीक्षा टलने का असर 45 लाख छात्रों पर पड़ेगा। लेकिन जब पेपर और इंक ही नहीं है तो छापिएगा कैसे? होता क्या है, वहां पेपर और स्याही दोनों इंपोर्ट होते हैं। विदेशी मुद्रा कम होने के कारण आयात पर रोक लगानी पड़ी। श्रीलंका के आर्थिक संकट से लोग कितना परेशान हो रहे हैं, इसको आप ये समझिए कि श्रीलंका में जो महंगाई दर है, श्रीलंका का आर्थिक आपातकाल है। यहां महंगाई दर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यहां महंगाई दर है 15%। 15% पे चल रहा है मामला, और ये एशिया में सबसे ज्यादा है। और अगर आप खाद्य महंगाई देखने जाइएगा, खाद्य महंगाई, इसको सुनिएगा तो आपके अभी जो आप रोटी खा रहे होंगे अंदर नहीं जाएगा। 25.7% खाद्य महंगाई दर है। 7 घंटे रोजाना बिजली की कटौती हो रही है। 7 घंटे बिजली की कटौती चल रही है वहां पर। यह श्रीलंका का हाल है। त्राही त्राही हो रखा है। मार्च में पेट्रोल और डीजल की कीमत, अभी आपको बता रहा था ना मैं कि 250 रुपए के ऊपर है। 50% बढ़ा है मार्च में। 50% ऊपर गया है सिर्फ मार्च में।
इसके अलावा श्रीलंका में रोजमर्रा यूज होने वाली चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हुई हैं। अब जैसे आप देख लीजिए श्रीलंका में क्या हालत है, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दूध पाउडर, सोचिए कितना जरूरी होता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी जरूरत पड़ती है। ये 1195 रुपए किलो बिक रहा है पर केजी, 1195 रुपीज पर केजी। ब्रेड का एक पैकेट, जो आप ब्रेड खाते हैं, सोचेंगे चलो ब्रेड खा के काम चला लेते हैं, वहां ब्रेड जो है वो 150 रुपए का पर पैकेट मिल रहा है, 150 रुपीज पर पैकेट। अच्छा छोड़िए, आप कहेंगे कि ब्रेड भी नहीं खरीदेंगे, हम चाय पी के काम चला लेंगे। एक कप चाय श्रीलंका में इसकी कीमत 150 से 200 रुपए हो गई, 150 से 200 रुपए। आलू जो हर सब्जी में हमारे यहां पड़ जाता है, आलू को तो हम लोग कुछ समझते ही नहीं है, वो आलू वहां पे बिक रहा है श्रीलंका के अंदर 200 रुपए किलो पर केजी। जो गैस का सिलेंडर है 12.5 किलो वाला गैस सिलेंडर, वो बिक रहा है 1359 रुपए का। 1 किलो मिर्च, 1 केजी मिर्च जो है अगर आप खरीदने जाइएगा, वैसे तो जीवन में वैसे ही इतना मिर्ची लगी हुई होगी, 110 रुपए की 1 किलो मिर्ची बिक रही। और ये तब है, ये सारी चीजें, खास करके चाय की बात कीजिए, श्रीलंका चाय का बड़ा उत्पादक देश है भाई। चाय के इंपोर्ट से श्रीलंका को काफी ज्यादा विदेशी मुद्रा मिलती है, लेकिन आज महंगाई के कारण लोग 1 कप चाय तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बाजारों में दूध की चाय बिकनी बंद हो गई है। खास ऑर्डर दीजिएगा तब जाकर दूध वाली चाय मिलती है, उसके लिए भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। मतलब चाय भी वहां रईसों का शौक हो गया है, ऐसी हालत है। श्रीलंका में दवाओं की भी किल्लत हो गई है। दवा की दुकानों पर तो कमी है ही, सरकारी अस्पतालों में भी दवाएं नहीं मिल रही। जो दवाएं फिलहाल मुश्किल से मिल रही हैं उनमें पैरासीटामोल, डायबिटीज की दवाएं, ब्लड प्रेशर की दवाएं, कोलेस्ट्रॉल की दवा, और ये भी 2 से 6 हफ्ते में खत्म हो जाएंगी। श्रीलंका में 7,300 तरह की दवाएं रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनका स्टॉक 5% से भी कम बचा है। अब आप सोचिए अगर ये स्टॉक खत्म हो गया और किसी को शुगर है, किसी को बुखार हुआ है, क्या होगा उसका? दवाएं नहीं मंगाई गई तो स्थिति भयानक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए डॉलर चाहिए। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया है कि दवाओं के लिए 228 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं हो पा रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार कम होने के कारण श्रीलंका ने आयात पर बैन लगा दिया है। कहां से मंगाएगा, पैसा ही नहीं है। 367 उत्पादों के आयात पर बैन लगा हुआ है। इन उत्पादों के आयात के लिए लाइसेंस लेना होगा। मछली, दूध, क्रीम, बटर मिल्क जैसे डेयरी प्रोडक्ट के आयात पर बैन है। अंगूर, ड्राई फ्रूट्स, सेब, संतरा, दाल, चॉकलेट के आयात पर बैन है। जरूरी सामानों के आयात पर प्रतिबंध के कारण श्रीलंका में इनकी कमी हो रही है। अब श्रीलंका सरकार ने IMF जो होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उससे बेल आउट पैकेज मांगा है कि बचा लीजिए, बहुत बुरी हालत है। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे का कहना है कि देश पर कर्ज बेहद ज्यादा हो चुका है और अगर IMF ने मदद नहीं की तो आने वाले दिनों में फूड आइटम्स और दवाओं का इंपोर्ट भी मुश्किल हो जाएगा। सुनिए एक बार। ඒ සාකච්ඡාව තුළින් අප බලාපොරොත්තු වන්නේ වසරකට අප ගෙවිය යුතු ණයවාරික ස්වෛරීත්ව බැඳුම් කර ආදිය ගෙවීම් සඳහා ක්‍රමවේදයක් සලසා ගැනීමයි. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග මා කළ සාකච්ඡාවට පසුව වාසි හා අවාසි අධ්‍යයනය කොට තවදුරටත් ඔවුන් සමග එක්ව කටයුතු කිරීමට මා තීරණය කළා. ඒ නිසා තෙල් භාවිතය හා විදුලිය භාවිතය හැකිතාක් සීමා කිරීමෙන් ජනතාවටත් මේ අවස්ථාවේ රට වෙනුවෙන් සහාය දිය හැකියි. මේ දුෂ්කර අවස්ථාවේ ඔබ ඒ වගකීම තේරුම්ගෙන කටයුතු කරනු ඇතයි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා.
श्रीलंका की जो ये आर्थिक स्थिति है, इसका अंदाजा आप उसके विदेशी मुद्रा भंडार और कर्ज अदायगी में अंतर से समझ सकते हैं। इस साल लोन रीपेमेंट के लिए $7 बिलियन यानी 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जरूरत है, और विदेशी मुद्रा भंडार में बचा कितना है? $1 बिलियन यानी 7,600 करोड़ से ज्यादा। चुकाने के लिए पैसा ही नहीं है। श्रीलंका की हालत इसलिए भी और खराब हो गई क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच उस पर दुनिया का ध्यान ही नहीं। उसे दुनिया के दूसरे देशों से जो लोन मिलना था वो भी अटका हुआ है। श्रीलंका में सबसे ज्यादा टूरिस्ट रूस से आते हैं, इसके बाद यूके, जर्मनी, फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों से। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच श्रीलंका में विदेशी टूरिस्ट भी कम हो गए, तो वो कमाई का रास्ता भी खत्म हो गया। लेकिन मेजर वजह श्रीलंका की हालत क्यों हुई, कैसे वो चीन के जाल में फंसता चला गया, यह भी जानना जरूरी है। दरअसल चीन क्या करता है? छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाता है। उसकी एक पॉलिसी है, डेट ट्रैप पॉलिसी, जिसको कहते हैं, चीन की पॉलिसी है डेट ट्रैप पॉलिसी। ये चीन की पॉलिसी, ये चाइना करता है, ये उसका तरीका है। और डेट ट्रैप पॉलिसी में चीन का सबसे बड़ा हथियार क्या है? बेल्ट रोड प्रोजेक्ट। इसकी पॉलिसी के तहत चीन ने दुनिया के छोटे देशों को करीब $385 बिलियन यानी 29 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दे दिया। श्रीलंका भी इसी जाल में फंस गया। श्रीलंका ने महिंद्रा राजपक्षे के काल में चीन से जमकर कर्ज ले लिया। श्रीलंका पर चीन का $6 बिलियन यानी 45,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। बेल्ट रोड प्रोजेक्ट से भी श्रीलंका को जोड़ना चाहता है चीन। चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट के विकास के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा का लोन दिया। चीन का यह कर्ज श्रीलंका समय पर नहीं चुका पाया। श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल की लीज पर चीन को देना पड़ा। इस तरह चीन की डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसकर श्रीलंका आज दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। श्रीलंका में फिलहाल $1 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है और उसे इस साल 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चुकाना है। श्रीलंका को यह समझना चाहिए कि उसका सच्चा दोस्त कौन है। भारत ने पिछले कुछ महीने में श्रीलंका की कितनी मदद की है। जनवरी 2022 में पेट्रोल के लिए 3800 करोड़ रुपए लाइन ऑफ क्रेडिट कर्ज किसने दिया? भारत। जनवरी 2022 3,000 करोड़ रुपए की करेंसी अदला बदली की किसने? भारत ने। जनवरी 2022 में 3900 करोड़ रुपए एशियन क्लियरेंस यूनियन के लिए दिए। मार्च 2022 में 7600 करोड़ रुपए लाइन ऑफ क्रेडिट लोन दिया। 40,000 मीट्रिक टन का ईंधन दिया। 1 लाख रैपिड एंटीजन किट और 1,000 टन लिक्विड ऑक्सीजन दिया। फर्क साफ है, चीन ने श्रीलंका को अपने जाल में फंसाया, जबकि भारत संकट के समय में श्रीलंका की मदद कर रहा है। और इसीलिए कहता हूं कि ज्यादा के लालच में फंसिएगा तो चीन जैसे देशों के चक्कर में फंस जाएगा। ना चीन का माल चलता है, ना उसकी दोस्ती। श्रीलंका को समझना चाहिए। नमस्कार।